हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट। यहाँ पर पूछा गया था कि यदि एक पेशेंट है जो कि गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज से सफ़र कर रहा है तो हमें पेशेंट में क्या कंप्लेंट देखने को मिलेगी। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एनोरेक्सिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज नोशिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हार्टबर्न। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हार्टबर्न। गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ वाले पेशेंट में हार्टबर्न के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस फ्रॉम कैंसर टंग। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी पेशेंट को टंग कैंसर हो जाए तो उसमें मेटास्टेसिस मतलब कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करने का जो प्रोसेस होती है कैंसर की, तो सबसे पहले कौन सा मोस्ट कॉमन साइट रहेगी, मोस्ट होगी। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नेक, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ब्रेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज बोन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक। यदि किसी पेशेंट को टंग कैंसर होता है तो उसके जो सबसे कॉमन साइट रहेगी मेटास्टेसिस होने की वो रहेगी नेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ अ हॉस्पिटल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है किसी अस्पताल के नर्सिंग निर्देशक की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर पूछा गया यदि नर्सिंग डायरेक्टर रहते हैं किसी हॉस्पिटल के वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो नर्सिंग डायरेक्टर होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल मोडिफिकेशन टेक्निक फॉर एन ओबीज पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन मोटे रोगी के लिए व्यवहार संशोधन टेक्निक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्निक्स दी गई हैं इनमें से कोई एक टेक्निक है जो कि हम ओबीज पेशेंट को बिहेवियरल मोडिफिकेशन करने के लिए नहीं दे सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ईटिंग फास्ट, तेज़ी से खाना खाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज यूजेस ऑफ स्मॉल प्लेट्स, छोटी प्लेटों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 3 इज चिविंग थ्रोली, अच्छी तरह चबाना एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रिडक्शन इन पोर्शन साइज, भाग के आकार में कमी। यहाँ पर आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, which of the following is not a behavioral modification technique for an obese patient। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईटिंग फास्ट। ओबीज पेशेंट रहते हैं उन्हें हमें तेज़ी से खाना खाना या ईटिंग फास्टली के लिए हमें अलाउ नहीं करना है। बाकी ये तीनों ही कंडीशन है ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक में यूज़ की जा सकती हैं एक्सेप्ट ईटिंग फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स फर्स्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग रूटीन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। यहाँ पर पूछा गया है एज अ नर्स यदि हम किसी पेशेंट का रूटीन एडमिशन करते हैं हॉस्पिटल में तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी क्या रहेगी एज अ नर्स। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग इट टू द फिजिशियन। रोगी के रिकॉर्ड में बुनियादी जानकारी दर्ज करना और चिकित्सक को इसकी सूचना देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेड विथ ऑल नेसेसरी आइटम्स। बेड को प्रिपेयर करेंगे सारे नेसेसरी आइटम्स के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इज ड्राइंग द ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, या फिर हम
ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सप्लेनिंग रूटीन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वार्ड एंड टू द हॉस्पिटल, या फिर हम हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेड विथ ऑल नेसेसरी आइटम। जब भी हम रूटीन एडमिशन करते हैं तो हमें पहले बेड प्रिपेयर कर लेना है और जो भी हमारे नेसेसरी आइटम्स हैं वो सभी हमें अरेंज करके रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट एन एडल्ट क्लाइंट हैज़ शैलो रेस्पिरेशन एट 10 ब्रीथ पर मिनट while resting, how would the nurse record the respiration। यहाँ पर पूछा गया है कि एक एडल्ट क्लाइंट का जब हम नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हैं तो जो पेशेंट है उसका ब्रीथ 1 मिनट में 10 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है, तो हम इसमें कौन से रेस्पिरेशन का टाइप जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एपनिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डिस्निया, ऑप्शन नंबर 3 इज टैकिपनिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ब्रेडिपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ब्रेडिपनिया। 1 मिनट में जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है दैट इज 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट, और यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि पेशेंट को 1 मिनट में 10 ब्रीथ पर मिनट हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ब्रेडिपनिया। 16 to 24 ब्रीथ से कम रहेगा तो हम उसे ब्रेडिपनिया कंसीडर करेंगे, एंड यदि 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट आ रहा है तो उसे टैकिपनिया कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ नर्स अंडरस्टैंड द एसेप्सिस मस्ट बी मेंटेन्ड इन ऑपरेशन थिएटर टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथोजन। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑपरेशन थिएटर में पैथोजन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए हम एसेप्सिस टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वर्ड है पैथोजन, इसका मीनिंग क्या होता है, पैथोजन किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज़। जो पैथोजेंस होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नॉर्मल फ्लोरा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा में ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, या फिर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के लिए कैपेबल होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ लिविंग इन द ह्यूमन बॉडी, या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में लिविंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज़। पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ नर्स इज कम्युनिकेटिंग विथ अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट, विच कम्युनिकेशन टेक्निक कैन इंटरफेयर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक न्यूली एडमिटेड पेशेंट जो है उससे नर्स कम्युनिकेट कर रही हैं तो कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक हो सकती है जो कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में इंटरफेयर कर सकती है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ क्लैरिफाइंग, स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 इज़ गिविंग नर्स ऑन ओपिनियन, नर्स को अपनी राय देना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, गिविंग नर्स ऑन ओपिनियन। जब भी हम किसी न्यू पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को अपनी राय नहीं देनी है। नर्स ऑन ओपिनियन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये राइट आंसर है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा कोड ऑफ एथिक्स हमारे इंडिया में डेवलप किए गए थे। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन नंबर 3 इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स जो है ये हमारे इंडिया में डेवलप किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन एन इंडक्शन प्रोग्राम, एक प्रेरणा कार्यक्रम में भाग लेना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के नैतिक पहलुओं पर कार्यशाला में भाग लेना, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग फ्रॉम अ वेबसाइट, एक वेबसाइट से नर्सिंग के नैतिक पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करना, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ न्यू इक्विपमेंट फ्रॉम द सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक से नए उपकरणों के बारे में जानकारी लेना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। यदि हम किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं जिसमें जो भी एथिकल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड वर्कशॉप यदि अब हम अटेंड कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है if an individual develop immunity as a result of infection or a specific immunization it is termed as। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति में संक्रमण या किसी विशिष्ट टीकाकरण के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि किसी इन्फेक्शन और स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर 3 इज स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलेंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलेंस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी। यदि किसी इन्फेक्शन और स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है इंडिविजुअल में उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है According to Maslow hierarchical of needs serve as a framework for assessing behavior and planning nursing intervention. Most basic और first level need include। यह गया है कि Maslow hierarchical theory के अकॉर्डिंग यहाँ पर first level need क्या रहेगी, most basic और first level need पूछी गई है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्म साक्षरता की ज़रूरत, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेल्फ एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की ज़रूरत, ऑप्शन नंबर 3 इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरतें, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सुरक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 फिजियोलॉजिकल नीड। शारीरिक ज़रूरतें जो हैं वो फर्स्ट लेवल नीड या मोस्ट बेसिक नीड्स में आ जाएंगी। यहाँ पर आप जो है मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी का जो पिरामिड है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड। इसके अंदर आ जाता है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये सभी जो हैं मोस्ट बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर पूछा गया है कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 206, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 80, ऑप्शन नंबर 3 इज 126 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 205।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 126। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स रहती हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं एंड एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर आर्म्स, हैंड, लेग्स, पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल ये सारी बोन्स आ जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, चेस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं वो आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड्स बाय। यहाँ पर पूछा गया है डॉपलर टेक्निक के द्वारा जो फीटल हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है वो कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5 to 7 week of gestation. Option number second is 10 to 12 week of gestation. Option number 3 is 18 to 20 week of gestation. And option number 4 is 22 to 24 weeks of gestation. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 10 to 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में हम डॉपलर टेक्निक के द्वारा फीटल हार्ट साउंड हेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकलाइज्ड स्किन इन्फेक्शन ऑफ अ सिंगल हेयर फॉलाइकल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है यदि सिंगल हेयर फॉलाइकल में स्किन इन्फेक्शन हो, लोकलाइज्ड स्किन इन्फेक्शन, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्यूरंकल, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कार्बनकल, ऑप्शन नंबर 3 इज चेलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कॉमेडॉन्स। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्यूरंकल। टर्म है ये यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इस तरीके का जो स्किन इन्फेक्शन है ये पेशेंट में हो जाता है। यदि सिंगल हेयर फॉलाइकल वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम फ्यूरंकल टर्म यूज़ करेंगे और यदि यहाँ पर ग्रुप ऑफ हेयर फॉलाइकल यूज़ की जाती टर्म तो यहाँ पर उसके लिए हम कार्बनकल जो टर्मिनोलॉजी है इसे यूज़ करते। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमा फॉर्म टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर जो बैक्टीरियाज दिए गए हैं इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एग्जाम्पल है कॉमा टाइप बैक्टीरिया का। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हिस्टेरिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज विब्रियो, ऑप्शन नंबर 3 इज स्टैफिलोकोकस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बेसिलस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बेसिलस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा जो बैक्टीरिया होता है इसका जो शेप रहता है वो कॉमा शेप रहता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस टाइप का जो बैक्टीरिया है कॉमा शेप बैक्टीरिया इसे विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया कहा जाता है और ये तरीके से कॉमा शेप में जो है इस बैक्टीरिया का शेप रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ अ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन यूजुअली इन फ्रंटल प्लेन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है मध्य रेखा से दूर हड्डी की गति आमतौर पर ललाट तल में जानी जाती है। यदि बोन्स को हम अपने जो बॉडी के मिड लाइन है उससे दूर लेके जाएं उस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एबडक्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एडक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज लैटरल फ्लेक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रोनेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एबडक्शन। यहाँ पर पूछा गया था अवे फ्रॉम द मिड लाइन इसलिए यहाँ पर इसके लिए जो टर्म यूज़ की जा रही है दैट इज एबडक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। यदि जो हमारे हैंड्स हैं उन्हें हम अपनी मिड लाइन ऑफ बॉडी से अवे मतलब दूर लेके जाएं तो वो एबडक्शन कहलाता है और यदि हम अपनी बॉडी में मिड लाइन की तरफ मूव करके अपने हैंड्स को लेके आएँ तो वो एडक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। इनमें से ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि आरोग्य सेतु ऐप में नहीं रहती है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नंबर ऑफ एक्टिव केसेस के नंबर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस,
Option number 3 is number of death and option number 4 is number of people with comorbidities. कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नंबर ऑफ पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी कंडीशन होती है यदि किसी पेशेंट को कोविड के साथ यदि कोई अनदर डिसीज़ हो रही है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो हम कोमॉर्बिडिटीज़ वाली जो कंडीशन है उसे इस ऐप में नहीं देख सकते। ओनली कोविड की जो कंडीशन है उसे ही इस ऐप में शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल यू डू एज अ वेरीफायर इन केस आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट पॉसिबल एट अ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर CVC। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं है तो आप एक सत्यापनकर्ता के रूप में क्या करेंगे। यदि जो आधार है वो वेरीफाई ना हो पाए तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वेरीफाई यूजिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज यूज एनी पर्सनल ID, किसी पर्सनल ID को यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज यूज फोटो ID कार्ड इंडिकेटेड बाय द बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के समय लाभार्थी द्वारा दर्शाए गए फोटो पहचान पत्र का प्रयोग करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज आधार इज कंपलसरी फॉर वेरिफिकेशन, या फिर आधार ही जो है वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यूज फोटो ID कार्ड इंडिकेटेड बाय द बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी फोटो ID कार्ड यूज़ किया गया था उसे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है While caring for patient with MRSA infection, which of the following precaution should be taken। यहाँ पर MRSA का फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि कोई पेशेंट है जो कि MRSA इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है और हम उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रिकॉशन जो है उसे मेंटेन करके रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ऑप्शन नंबर 3 इज ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। हमें पेशेंट से कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन को मेंटेन करके रखना है क्योंकि जो MRSA जो इन्फेक्शन है ये स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है और एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। इसलिए हमें पेशेंट से फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्लेन डिवाइड द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स इनटू सुपेरियर और इन्फीरियर पोर्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से टाइप का प्लेन रहेगा जो कि सुपेरियर और इन्फीरियर पोर्शन में बॉडी को और ऑर्गन्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्रंटल प्लेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेजाइटल प्लेन, ऑप्शन नंबर 3 इज मिडलाइन प्लेन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।